Hello, my dear friends. Good morning. How are you? I hope you are doing well. So, this side Hitesh, your host Hitesh Aluwalia, and you are watching Casio versus Education Consultancy TV. सो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है स्टडी इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी एक काफ़ी अच्छी कंट्री है और न्यूजीलैंड के अंदर भी अपने काफ़ी भाई बहन वेल सेटल हैं, स्टडी अब्रोड के रिगार्डिंग जाते हैं। अर्निंग काफ़ी अच्छी है न्यूजीलैंड की। फंड्स वगैरह कैसे रहते हैं, कितना खर्चा आता है, वह वीज़ा प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सब इन दिस वीडियो के अंदर। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर वाचिंग दिस टीवी या दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और जो भी वर्क परमिट के रिगार्डिंग हम कुछ कर सकते हैं तो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टडी अब्रोड इन न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग। सो सबसे पहले हम न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग बात करते हैं कि न्यूजीलैंड का वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है। जिन बच्चों ने 10+2 किया है, 10+3 किया है, पॉलिटेक्निक किया है, और जो अभी बच्चे अपने पास आउट हो चुके हैं 12वीं और पॉलिटेक्निक करने के बाद, वो बच्चे अपने बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अपना बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, बीए कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी अपना ट्राई कर सकते हैं। और कोई इसके अलावा कुछ और चाहिए, लाइक जैसे मास्टर डिग्री है, डबल मास्टर्स के लिए आप जाना चाहते हो तो वो बच्चा भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और ऐसे इसके अंदर सेशन के अंदर हम अपना पूरा ये वीडियो इंक्लूड करने वाले हैं। वेट 1 सेकेंड, सॉरी फॉर डिले, एक्चुअली कोई आ गया था, उनसे मिलना था। सो हम थे न्यूजीलैंड स्टडी अब्रोड के रिगार्डिंग। तो न्यूजीलैंड में क्या प्रोसेस है, कैसे रहता है, तो सभी उस चीज़ के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, न्यूजीलैंड के अंदर जो आपकी एजुकेशन चाहिए, अपने को 12वीं क्लास चाहिए। आप आफ्टर 12th एग्ज़ाम करने के बाद आप वहाँ पे जा सकते हो। परसेंटेज न्यूजीलैंड के अंदर जितनी अच्छी उतना बढ़िया। 60% है तो चलेगा, 50% है तो भी ले लेता है न्यूजीलैंड में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात IELTS PT की, तो भाई देखो न्यूजीलैंड के अंदर इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन मास्टर डिग्री के लिए जो बंदा जा रहा है उसको PT के अंदर 58 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। और जो बंदा IELTS करके जा रहा है, IELTS के अंदर ओवरऑल 6 हो, 6.5 हो तो चल जाता है काम, ठीक है। अगर बच्चा +2 वाला है और 58 से कम नंबर है, 55 है, 56 है, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक मॉड्यूल के अंदर 48 है, वो भी चल जाएगा न्यूजीलैंड के अंदर। IELTS के अंदर एक मॉड्यूल के अंदर 5.5 है, ओवरऑल 6 है, वो भी काम कर जाएगा। तो न्यूजीलैंड में इतना कोई खास दिक्कत नहीं है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं न्यूजीलैंड की, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको वहाँ पे मिलेंगी। और जो प्रोग्राम रहते हैं न्यूजीलैंड के, मोस्टली 3 साल का प्रोग्राम रहता है। बैचलर डिग्री वहाँ पे 3 साल की है, मास्टर डिग्री आपकी 2 साल की है। तो हमने बात कर चुके हैं हम एकेडमिक्स के बारे में। आप चाहे +2 आर्ट्स के हों, चाहे +2 आप कॉमर्स के हों, चाहे आपका नॉन मेडिकल रहा है या आपका मेडिकल रहा है, और तो इन्हीं सभी कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कोर्स अवेलेबल आसानी से मिल जाएंगे। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, कोर्सेज आपके लिए वहाँ पे भरपूर मात्रा में हैं। और इनकम भी साइड बाय साइड जो हम वीकली वहाँ पे काम करते हैं, हावरली बेस पे, पर डे बेस पे जो काम करते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। आपको काम काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आपका खर्चा पानी निकल जाता है, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और खुला डुला एरिया है न्यूजीलैंड भी। अब इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, फ़ंड कैसे चाहिए। तो ये जो अपना टॉपिक है फंड्स वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। न्यूजीलैंड के अंदर चाहे तो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर 3 महीने पुराना कैश हो। अभी कितना कैश चाहिए अपने को, तो सबसे पहले जो कितना कैश चाहिए, तो पहली बात ये है, न्यूजीलैंड के अंदर अपने को हर साल $20,000 आपका दिखाना है जी, आपका लिविंग का, ठीक है। $20,000 मोटा मोटा बढ़ गया आपका 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये तो अपने को दिखाने हैं अपने किस चीज़ के, लिविंग के लिए। और तकरीबन जो आपकी फ़ीस आती है, आपकी फ़ीस आती है जी कम से कम भी आपकी 13 से 15 लाख के बीच में 1 साल की आपकी फ़ीस आती है, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर आपका 25 से 1 लाख रुपये खर्चा आता है 1 साल का। अभी 1 साल का 25 लाख रुपये खर्चा कैसे आ गया, क्योंकि जिस टाइम न्यूजीलैंड के अंदर हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा अप्लाई करने के बाद न्यूजीलैंड के अंदर AIP आती है। AIP आती है, एक आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल होती है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल होती है, AIP के अंदर अपने को एक समय सीमा टाइम दिया जाता है कि हाँ जी, ये आपकी AIP अप्रूव होगी, वीज़ा स्टेटस अभी आपका अप्रूव है। आप यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को पेमेंट कर सकते हो। AIP अप्रूव करने के बाद यूनिवर्सिटी जब को पेमेंट जाती है आपकी, ये अपनी 13 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, जो भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो आपकी चली गई। और उसके बाद अगर एम्बेसी ने कोई कंडीशन लगाई है कि हाउसिंग की पेमेंट पहले करो, तो FTS होता है,
FTS होता है ANZ बैंक, मतलब न्यूजीलैंड के बैंक के अंदर खुलता है। FTS का अकाउंट खोल के उसके अंदर आपके 10 लाख रुपए के अलग से डिपॉजिट कराना पड़ता है लिविंग का। तो ये तकरीबन खर्चा आ गया। अब ये जो 10 लाख रुपए आपके वहाँ पे ANZ FTS के लिए रूप में गए हैं, ये तो पैसे आपको वापसी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे वहीं पे न्यूजीलैंड के अंदर। जैसे कनाडा में मिलते हैं ना अपने को GIC की पेमेंट बैक मिलती है, ऐसे ही FTS की पेमेंट आपको बाई बैक हो जाएगी। एंड दूसरी बात, जो फीस आपने को चली गई न्यूजीलैंड के अंदर, तो वो फीस आपकी वीज़ा से पहले चली गई। जब आपकी AIP की कंडीशन हम पूरी कर देंगे, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस की रसीद हम एम्बेसी को भेज देंगे, तो प्रॉपर वीज़ा आपका आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, ईमेल के ऊपर आपका वीज़ा आएगा, आपको वही कॉपी आपको लेके जानी है। जिस दिन से आपका वीज़ा आया उस दिन से आप ट्रैवल कर सकते हो, उसके ऊपर मेंशन होगा। ठीक है, लाइक जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने पहले जा सकते हैं, तो सेम ऐसा ही गेम न्यूजीलैंड के अंदर है। और जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 7 वीक्स तक का टाइम इसमें लगता है। 8 वीक्स तक भी लग सकता है, 9 वीक्स भी लग सकते हैं, लेकिन मिनिमम टाइम 7 वीक्स है। 7 वीक्स के अंदर आपका रिजल्ट आता है, ईमेल के ऊपर आपका रिजल्ट आता है। इंटरव्यू के लिए फ़ोन कॉल आ सकता है। जिस भाई की पहले ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल है या किसी कंट्री की रिफ्यूज़ल है, तो वो बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। जिनकी ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल है उसको मेंशन करना जरूरी है कि उस बंदे की ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल आई है। फंड की हमने बात करी कि आपके पास सेविंग अकाउंट में 3 महीने पुराना कैश होना चाहिए। अगर आपके पास अपना फंड है और वो सेविंग अकाउंट पे तो है लेकिन FD के रूप में है, तो FD आपकी 6 महीने पुरानी न्यूजीलैंड के अंदर चलती है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि सपोज करो कि अब न्यूजीलैंड के अंदर अभी 3 साल का कोर्स आपने पकड़ा है, आप बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं, या न्यूजीलैंड के अंदर आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हो और 2 साल का कोर्स आपका है, और आपके पास जो टोटल अमाउंट है ना, जो आपके खाते के अंदर है, जो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर पेमेंट है, वो आपकी 25 से 30 लाख रुपए ही है। और सेकंड ईयर की जो फैया ये ला लो भी, ये सेकंड ईयर की पेमेंट है, ये आपका इंतजाम नहीं हो रहा है। तो अब सेकंड ईयर की पेमेंट का इंतजाम कैसे होगा? तो सेकंड ईयर की पेमेंट का इंतजाम मत करो, आप पहले साल की पेमेंट का इंतजाम करो। वो कैसे करो? आप सबसे पहले जाके अपने बैंक से मिलो, जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, आपके पिताजी का अकाउंट है, आपकी माता जी का अकाउंट है। आप बैंक वाले से, मैनेजर से जाके मिलो, उसको बोलो कि अपने को क्या कराना है, अपने को एक एजुकेशन लोन कराना है। ऑफर लेटर आपका हम प्रोवाइड कराएंगे, आप हमें बताओ कि आपको एजुकेशन लोन वाला है, हम बैंक यूनिवर्सिटी को पहले ही बता देंगे भी आपका एजुकेशन लोन का सिस्टम है। और देन आपका ऑफर लेटर आपके पास आ जाएगा। ऑफर लेटर आप बैंक को दो जाके, अगर आपका एजुकेशन लोन होता हुआ, क्योंकि पहले अब एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट बैंक ने आपके चेक कर लिए भी आपका किस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका एजुकेशन लोन करना है। बैंक आपका एजुकेशन लोन पास करता है तो एक सैंक्शन लेटर आप यूनिवर्सिटी को भेज देंगे भी ये सैंक्शन लेटर है जी, और फिर आपकी फ़ाइल एम्बेसी में लग जाएगी। जैसे ही आपकी फ़ाइल एम्बेसी में लगेगी, तकरीबन 20,000 रुपये के आसपास एम्बेसी फ़ीस है। एम्बेसी फ़ीस से पहले आपको PCC करानी पड़ेगी, ठीक है, एक आपकी PCC होती है, एक आपका मेडिकल होता है, और फिर आपकी फ़ाइल एम्बेसी में चली जाएगी। एम्बेसी में जाने के बाद वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद तकरीबन 7 से 8 हफ्ते का टाइम लगता है, जिसके अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। अगर 8 वीक्स की बात करूँ तो मोटा मोटा कहने के बात सुन लो कि 2 महीने का टाइम एम्बेसी लेती है आपका वीज़ा अप्रूव करने के लिए। और इस दौरान आपको कोई इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। अगर इंटरव्यू का कॉल आता है तो ये आपका कॉल आता है सुबह तकरीबन 4:30 से लेके सुबह के 8 बजे के बीच में आपके पास इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। ये इसी टाइम के बीच में एम्बेसी वहाँ से कॉल करती है, तो आपको अपना थोड़ा रूटीन इसी हिसाब से मैच करना है कि आप रोज़ सुबह जल्दी उठें और ट्राई करें कि अगर उनका कोई कॉल आया है आप उसको पिकअप कर लें। अगर कॉल मिस हो चुका है तो कॉल को दोबारा ट्राई कर लें। मेरे पास ऐसे पहले केस आ चुके हैं, जो बच्चा पहले अपना ये इंटरव्यू का कॉल मिस कर चुका है और एम्बेसी ने लिख के दिया है कि हम ऐसे बंदे को वीज़ा नहीं दे सकते। क्लियर शब्दों में लिखा था, वी कैन नॉट प्रोवाइड द वीज़ा एज द स्टूडेंट हु कैन नॉट पिक अवर कॉल। हम अपना वीज़ा ऐसे बंदे के ऊपर ख़राब नहीं कर सकते जो फ़ोन तक नहीं चक सकता, ऐसा उन्होंने पूरा शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ था। तो और इस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने बात कर ली, फ़ंड कैसे होने चाहिए। फ़ंड अपना मैंने बता दिया, अभी 3 महीने पुराना है या आपका 6 महीने पुराना फ़ंड है, तो उसके रिगार्डिंग आपका फ़ंड होना चाहिए। तो देखो हम एकेडमिक्स के बारे में न्यूजीलैंड का डिस्कस कर चुके हैं, अभी एकेडमिक्स क्या चाहिए, फ़ंड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फ़ंड्स ये होता है। और एक चीज़ रह गई देखो हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस का भाई देखो ऐसा सीन है, जब यूनिवर्सिटी से अपने पास फ़ीस जाती है ना, तो उसके अंदर आपका हेल्थ इंश्योरेंस के थोड़े बहुत पैसे इंक्लूड होते हैं। कुछ महीने का इंश्योरेंस वो करके देते हैं, आई थिंक $700 के आसपास वो इंक्लूड करते हैं। वो यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है भी कितने पैसे वो ले रहे हैं, ठीक है। तो बाकी स्क्रीन के ऊपर अपना नंबर आपके पास है ही है। कोई और जानकारी चाहिए न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग तो इस न्यूजीलैंड के पार्ट 2 के अंदर हम वो जानकारी आपको पा देंगे। पार्ट 1 अपना यहीं तक था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक यू।